Assalamualaikum students, welcome to the free online classes of economics. Today we will talk about the concept of supply. After discussing the demand in detail, आज हम supply जो है वो उसको discuss करेंगे. We start with the basic definition of economics. The fathers of economics, Professor Adam Smith, उन्होंने economics को जब introduce कराया, he said that economics is a subject which explains the production of wealth, consumption of wealth, distribution of wealth and exchange of wealth. तो इस definition में the important point is production of wealth. आज हम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ जो है उसको लेकर स्टडी करेंगे that how he explains the supply. According to the production of wealth, Adam Smith ने कहा कि there are 4 factors of production: land, labor, capital, organization. 4 आमलीने पैदाइश हैं. इन चारों आमलीने पैदाइश को मिलाकर हम कोई भी एक प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्स, कोई भी प्रोडक्ट एक्स जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है. अगर इनमें कोई एक भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मौजूद नहीं होगा तो इट मीन्स कि प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन प्रोड्यूस द वेल्थ. अब ये जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई है, इज दिस प्रोडक्शन इज कॉल्ड सप्लाई? नो, नॉट एट ऑल. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्शन है. अब इस प्रोडक्शन को जब मार्केट में भेजा जाता है, ठीक है, अगर ये मार्केट में भेजने के लिए प्रिपेयर की जा रही है, देन इट इज कॉल्ड सप्लाई. द क्वेश्चन इज कि क्या वो चीज आप खुद कंज्यूम करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप उसको मार्केट में सेल करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर तो आप उसको खुद यूज करना चाह रहे हैं, अगर आपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए या कंजम्पशन के लिए उसको प्रोड्यूस किया है, दैट इज नॉट सप्लाई. अगर आपने उसको सेल करने के लिए प्रोड्यूस किया है, देन दैट इज कॉल्ड सप्लाई. इज इट अ सप्लाई? नो, नॉट एट ऑल. दैट होल प्रोडक्शन इज नॉट सप्लाई. क्यों? क्योंकि सप्लाई जो है दैट इज द पार्ट ऑफ आउटपुट. ये आउटपुट का वो हिस्सा है जो आप करंट प्राइसेस पर मार्केट में सेल के लिए भेज देते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पर 100,000 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस की, ठीक है, लेकिन इसमें से आपने 50,000 गुड्स जो हैं वो मार्केट में सेल के लिए भेज दी, जबकि प्राइस ऑफ 1x इज इक्वल टू 100 रुपीज. तो इस टोटल जो आपने 100,000 गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, 1 लाख आपने एक्स की यूनिट प्रोड्यूस की हैं, ये सारी की सारी सप्लाई नहीं है. सप्लाई क्या है? किसी भी चीज़ की वो मिकदार जो आप करंट प्राइस लेवल पर मार्केट में सेल के लिए भेज देते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लाई. जो बाकी का 50,000 यहां पर रह गया है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक. ये स्टॉक है, जखीरा है. ठीक है. सो सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है कि चारों अमलीने पैदाइश को मिलाकर जब आप एक चीज प्रोड्यूस करते हैं और उस प्रोड्यूस्ड गुड में से वो क्वांटिटी जो आप मार्केट में सेल के लिए भेज देते हैं, दैट इज कॉल्ड सप्लाई. अब मार्केट में कोई भी चीज क्यों भेजी जाती है? क्यों कोई भी प्रोड्यूसर इतनी एफर्ट करने के बाद उस चीज़ को सेल करता है? ऑब्वियसली टू गेट द रिवॉर्ड, रेवेन्यूज, बिकॉज रेवेन्यूज ही उसके प्रॉफिट्स हैं. वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सारी एफर्ट करता है. अब प्रॉफिट को कौन डिटर्मिन करता है? वी नो दैट प्राइसेस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यूज. जो हमारी औसत वसूलियाँ हैं जो इस एक्स को बेचने के बाद हमें हासिल हो रही हैं, दैट इज़ प्राइस, यही हमारे एवरेज रेवेन्यूज़ हैं. और एवरेज रेवेन्यूज़ जो हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. अब हमने रेवेन्यूज़ में से, जो हमारे पास रेवेन्यूज़ हैं, इसमें से आपने कॉस्ट को, जो इस चीज़ को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट आई है, उसको माइनस कर देना. ठीक है. देन यू गेट द एक्चुअल प्रॉफिट. यानी प्रॉफिट का फार्मूला क्या है कि मार्केट में से जो आपने टोटल रेवेन्यू गेन किए, उस टोटल रेवेन्यू में से इन चारों अमीन को कंबाइन करने की और सारी एफर्ट करने की जो कॉस्ट थी उसको आपने माइनस कर दिया, देन यू गेट द प्रॉफिट. ठीक है. अब अगर मार्केट में ऐसा हो कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं,
प्राइसेस इंक्रीज होकर 150 हो जाएं, तो क्या होगा? प्राइसेस इंक्रीज करने से ओवरऑल जो आपको प्रॉफिट हासिल हो रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा, और जो प्रोड्यूसर है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट द मोर प्रॉफिट। तो जब उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कि अब उसको पता है कि ज़्यादा सेल करने से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होगा, तो इस कंडीशन में वो क्या करेगा? वो ज़्यादा आउटपुट को मार्केट में सेल के लिए भेज देगा। इट मीन्स फ्रॉम दिस होल डिस्कशन वी गेट अ सिंपल रिलेशनशिप दैट क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस, कि जब भी कीमतों में इजाफा होगा, बिकॉज इंक्रीज इन प्राइसेस इज इक्वल टू इंक्रीज इन द प्रॉफिट, सो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। ओके, नाउ हम किसी भी चीज की प्राइस हमने 100 रुपीज पर यूनिट ऑफ एक्स पर 50,000 गुड्स ही क्यों भेजी? हम सारी गुड्स को भी सेल कर सकते थे। व्हाई इट हैपन? देखिए, कोई भी प्रोड्यूसर जब कोई चीज़ प्रोड्यूस करता है तो उसके सामने एक प्राइस होती है, अ मिनिमम प्राइस, जिसको हम रिजर्व प्राइस कहते हैं। ठीक है, रिजर्व प्राइस वो प्राइस होती है जो प्रोड्यूसर हर हाल में हासिल करना चाहता है। द मिनिमम प्राइस जो उसके माइंड में होती है कि इससे कम वो प्राइस पर सेल नहीं करेगा किसी भी सूरत। अगर उससे प्राइसेस कम होंगी तो वो सेल करना छोड़ देगा, वो इनकार कर देगा सेल करने का। दैट लेवल ऑफ प्राइस इज कॉल्ड रिजर्व प्राइस। और हमेशा किसी भी प्रोड्यूसर की एफर्ट होती है कि वो रिजर्व प्राइस से ज़्यादा प्राइस जो है वो गेट करे। नाउ इफ वी कंसिडर इफ वी इंक्लूड द टाइम एलिमेंट इन दिस, ठीक है, कि अगर हम देखें कि ये रसद है, ठीक है, कि कीमतें बढ़ रही हैं, रसद बढ़ रही है, कीमत कम हो रही है, तो रसद भी कम हो रही है। तो वक्त के लिहाज से अगर हम सप्लाई को डिस्कस करें तो वक्त के लिहाज से हमारे पास जो सप्लाई की इकसाम है वो देयर आर 3 बेसिक टाइप्स। वन इज द फर्स्ट वन इज मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई क्या है? 1 डे सप्लाई। ठीक है, ऐसी सप्लाई, ऐसी अशिया की रसद जिसकी कीमत में इजाफे से फौरी तौर पर तलब में इजाफा नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, जो जनरली मंडी की कीमतें होती हैं, आप मार्केट में जब शॉपिंग के लिए जाते हैं आप देखते हैं कि सब्जी मंडी में रोज़ की डेली की प्राइसेस आ रही होती हैं। सो क्यों वो डेली की प्राइसेस आ रही होती हैं? क्योंकि अगर सेम डे प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो फौरी तौर पर सप्लाई को बढ़ाया नहीं जा सकता। मार्केट प्राइसेस में जो मार्केट सप्लाई है, इसमें उन चीज़ों की सप्लाई ज़्यादातर शामिल होती हैं जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं। पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं? ऐसी अशिया जो जल्दी गल सड़ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सब्जियां, दूध, गोश्त टू सम एक्सटेंट। ठीक है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको आप ज़्यादा देर तक स्टॉक नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसलिए इन चीज़ों को आप डेली बेसिस पर मार्केट में भेजते हैं और इनकी प्राइसेस डिटर्मिन हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर दूध जो है वो कलेक्ट किया गया, ठीक है, डिफरेंट एनिमल से, और उसको मिल्क मार्केट में लाकर रख दिया गया, और उस सप्लाई की बुनियाद पर उस सप्लाई की बुनियाद पर प्राइसेस डिटर्मिन हो गई। लेकिन उस दिन किसी भी वजह से लोगों ने दूध की डिमांड को बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब दूध जो लोग बेच रहे हैं वो उसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से कीमतें बढ़ा देंगे। ठीक है, अब जब वो कीमतें बढ़ा देंगे, लेकिन दूध जो है दैट इज़ अ पेरिशेबल गुड, अब फौरी तौर पर दूध की डिमांड, अगर हम कानून रसद को देखें कि कीमतें बढ़ रही हैं तो रसद फौरी तौर पर बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन द गुड इज़ पेरिशेबल गुड, उसकी सप्लाई को फौरी तौर पर नहीं बढ़ाया जा सकता। सो सच टाइप ऑफ सप्लाई इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई। सेकेंड इज शॉर्ट रन सप्लाई। अब शॉर्ट रन सप्लाई क्या है? ऐसी रसद जो फौरी तौर पर
किसी हद तक बढ़ाई जा सकती है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे देखा जी, पहले कीमतें 100 रुपीज़ थी, प्राइसेस होगी 150। तो पहले 50,000 थी, तो क्योंकि हमारे स्टॉक में मौजूद थी 50,000 गुड्स, तो जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज हुई हमने फ़ौरन से क्या किया कि ये वाला 50,000 भी मार्केट में सेल के लिए भेज दिया। तो रसद को एक हद तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी यहाँ पर वो चीज़ें जो आपके स्टॉक में मौजूद हैं आप उनको मार्केट में भेज सकते हैं, या ओवर टाइम लगाकर, या जो आपके पास रिजर्व कैपेसिटी है आपके प्लांट्स के अंदर, ठीक है, उनको यूटिलाइज करते हुए एक हद तक रसद को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। द थर्ड टाइप इज लॉन्ग रन सप्लाई, ठीक है। अरसा तवील आप जानते हैं एक ऐसा अरसा होता है जिसमें फर्म्स अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर सकती हैं, नई जो फर्म्स हैं वो मार्केट में दाखिल हो सकती हैं, जो मौजूद हैं वो मार्केट को छोड़कर जा भी सकती हैं, नए प्लांट भी लगाए जा सकते हैं। तो ये अरसा तवील है। तो अरसा तवील की रसद को जो है वो ज़रूरत की हद तक जितना रिक्वायर्ड है उतना बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये फ्लैटर कर्व होता है, ये रिलेटिवली स्टीपर कर्व होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं सप्लाई के। द फर्स्ट वन इज कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई जिसको मुरक्कब रसद कहा जाता है, ठीक है। जब कोई एक शय मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की जाती है, ठीक है, यानी एक चीज़ जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज से इकट्ठी की जा रही होती है। फॉर एग्जांपल दूध आप देखिए बकरी से भी हासिल होता है, गाय से भी, भैंस से भी, एंड सो ऑन। तो इसी तरह गोश्त है, ठीक है, वो आप चिकन से हासिल कर रहे हैं, वो आप फिश से हासिल कर रहे हैं, वो आप भेड़, बकरियां एट्सेट्रा, ये सारे एनिमल्स हैं जिनसे आप हासिल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह एग्स हैं, आप हैन से हासिल कर रहे हैं, आप डक से हासिल कर रहे हैं। इसी तरह से ढेर सारी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जिनसे आप जो है वो एक ही चीज़ को हासिल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम मिल्क की बात करें, दूध की बात करें या गोश्त की बात करें, तो तमाम ज़राए से हासिल होने वाला जो भी क्वांटिटी हमारे पास हासिल होगी दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। यानी रिसोर्सेज डिफरेंट होंगे लेकिन प्रोडक्ट सेम होगी। तो वो जो सेम प्रोडक्ट की जो सप्लाई है दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ द सप्लाई ऑफ मिल्क, मीट एटसेट्रा, ठीक है। द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज जॉइंट सप्लाई। जॉइंट सप्लाई जिसको मुश्तरक रसद कहा जाता है, ठीक है। बाज़ अशिया ऐसी होती हैं जो इकट्ठी प्रोड्यूस होती हैं, यानी आप एक चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली साथ प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गोट्स, ठीक है, जब आप गोट्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ आप लेदर को प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते। लेकिन जब आप किसी भी गोट को स्लॉटर करते हैं, ठीक है, कुर्बान करते हैं, तो जब आप उसके ऊपर से लेदर, उसकी स्किन उतारते हैं, तो ये आपके पास सप्लाई ऑफ लेदर एंड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली। इसी तरह से रुई है, रुई के साथ बनोला जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है, यू डोंट इंसर्ट एनी एफर्ट टू प्रोड्यूस इट। इसी तरह गंदम है, गंदम के साथ भूसा जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इस तरह की चीज़ों की जो रसद है दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट सप्लाई, ठीक है। द थर्ड एंड लास्ट इज कंपेटिटिव सप्लाई। कंपेटिटिव सप्लाई मुतकाबिल रसद, ऐसी रसद जो एक चीज़ की मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। यानी बाज़ अशिया ऐसी भी होती हैं जिनकी रसद आपस में मुकाबला कर रही होती है, compete कर रही होती है। यानी एक इस्तेमाल में शय की रसद में इजाफे की वजह से क्या होता है कि दूसरी चीज़ के इस्तेमाल में रसद कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वुड, लकड़ी, अगर फर्नीचर में लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए इन फर्नीचर, तो क्या होगा कि बाकी जो इसके इस्तेमालात हैं जैसे जलाना, घर बनाना, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, इसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो सच टाइप ऑफ सप्लाई इज कॉल्ड competitive supply. So that is the brief introduction of supply. In the next lecture we will discuss the law of supply. I hope that you understand well. Please do ask any confusion, any question about this topic, so I make it very clear to you.
So it's all about supply. Thank you so much.